आज हम एक कोशिका के प्रकार देखेंगे। कल हमने देखा था अंत में कि यूनिट सेल यानी एक कोशिका किसे कहते हैं। तो हमने उसकी परिभाषा देखी थी कि एक कोशिका क्या है। किसी भी क्रिस्टल जालक की वह छोटी से छोटी इकाई जिसके पुनरावृत्ति से संपूर्ण क्रिस्टल जालक का निर्माण होता है, एक कोशिका कहलाती है। फिर हमने देखा था कि एक कोशिका के यानी यूनिट सेल के पैरामीटर कितने होते हैं। तो हमने देखा था कि यूनिट सेल के 6 पैरामीटर होते हैं, 3 अक्षीय और 3 कोणीय। एक्स वाई जेड ये तो होते हैं अक्षीय, और अल्फा बीटा गामा ये 3 कोणीय होते हैं। तो कुल मिला के 6 पैरामीटर होते हैं। अब आज हम देखेंगे एक कोशिका के प्रकार। तो एक कोशिका के 2 प्रकार होते हैं। एक होती है आद्य एक कोशिका और दूसरी होती है केंद्रित एक कोशिका। तो ये 2 प्रकार होते हैं। तो हम लिखते हैं क्या है ये। एक कोशिका के प्रकार। पहला आद्य एक कोशिका और दूसरी है केंद्रित एक कोशिका। तो आद्य एक कोशिका और केंद्रित एक कोशिका। तो केंद्रित एक कोशिका को पुनः 3 भागों में विभाजित किया जाता है। पहली है फलक केंद्रित एक कोशिका, दूसरी है अंतः केंद्रित जिसको काय केंद्रित एक कोशिका कहते हैं। और तीसरी है अंत्य केंद्रित एक कोशिका। तो आप देखिए एक कोशिका के प्रकार। पहला प्रकार है आद्य एक कोशिका और केंद्रित एक कोशिका। केंद्रित एक कोशिका को पुनः 3 भागों में विभाजित किया गया है। पहला फलक केंद्रित एक कोशिका और दूसरा है अंतः केंद्रित जिसका दूसरा नाम क्या है, काय केंद्रित भी है। तीसरा अंत्य है केंद्रित एक कोशिका। तो हम पहले देखेंगे आद्य एक कोशिका क्या है। तो सबसे सरलतम प्रकार की जो एक कोशिका होती है उसे हम क्या बोलते हैं, आद्य एक कोशिका। पिछली क्लास में हमने देखा, मैंने आपको एक कोशिका का चित्र बताया था, डायग्राम बताया। उसके अंदर में देखते हैं कि जो अवयव कण है वो केवल कोनों पर उपस्थित थे। तो 8 कोने होते हैं, तो 8 कोनों पर वो अवयव कण उपस्थित है। तो वो किसका चित्र था, वो आद्य एक कोशिका का चित्र था। तो आद्य एक कोशिका क्या है, ऐसी एक कोशिका जिसमें अवयव कण केवल एक कोशिका के कोनों पर उपस्थित हो, वो एक कोशिका आद्य एक कोशिका कहलाती है। तो हम फर्स्ट पढ़ते हैं आद्य
एक एक कोशिका। तो इसी परिभाषा देखते हैं। ऐसी एक एक कोशिका जिसमें अवयव कण केवल एक एक कोशिका के कोनों पर उपस्थित हो। यानी आदि एक कोशिका ऐसी एक कोशिका जिसमें अवयव कण केवल एक कोशिका के कोनों पर उपस्थित हो। तो हम देखते हैं, एक कोशिका ये होती है जिसके अंदर में 8 कोने होते हैं, 6 फलक। तो ये एक कोशिका होगी जिसके अंदर में अवयव कण केवल इन कोनों पर उपस्थित रहेंगे। तो ये एक कोशिका कैसी एक कोशिका है? आद्य एक कोशिका है जिसमें अवयव कण केवल कहाँ पर उपस्थित है? केवल कोनों पर उपस्थित है, और 8 कोने होते हैं एक कोशिका में। अगला है केंद्रित। केंद्रित एक एक कोशिका। केंद्रित एक एक कोशिका ये क्या होती है? इसमें अवयव कण, या हम इसे परिभाषित करें, ऐसी एक एक कोशिका जिसमें अवयव कण कोनों के अतिरिक्त एक एक कोशिका के अन्य भागों पर भी उपस्थित हो। तो अन्य भाग, कोनों के अलावा अन्य भाग कौन कौन से हो सकते हैं? फलक हो सकते हैं, केंद्र हो सकता है, किनार हो सकते हैं, किनारे हो सकती है। तो ये कोनों के अतिरिक्त ये 3 भाग है, इन पर भी यदि कोई अवयव कण उपस्थित है तो वो किस में आएगा? केंद्रीय एक कोशिका के अंतर्गत आएगा। तो परिभाषा देखते हैं अपन। ऐसी एक एक कोशिका जिसमें अवयव कण एक एक कोशिका के कोनों के अतिरिक्त एक एक कोशिका के अन्य भागों पर भी उपस्थित हो। यानी ऐसी एक कोशिका जिसमें अवयव कण एक कोशिका के कोनों के अतिरिक्त एक कोशिका के अन्य भागों पर भी उपस्थित हो। अन्य भाग अभी बताया मैंने, फलक, केंद्र और किनार। ये कोनों के अतिरिक्त 3 भाग और होते हैं। अब अगला देखते हैं अपन, पहला केंद्रीय एक कोशिका का पहला भाग, फलक केंद्रित। फलक केंद्रित एक एक
कोशिका। फलक केंद्रीय एक कोशिका ये क्या चीज है? इसमें क्या होता है कि कोशिका में अवयव कण कोनों के अतिरिक्त फलक के केंद्र में भी पाए जाते हैं। तो एक कोशिका में 6 फलक पाए जाते हैं, तो 6 फलकों के केंद्र में भी अवयव कण उपस्थित रहेंगे, तब फलक केंद्रीय एक कोशिका का निर्माण होगा। तो परिभाषा देखते हैं। ऐसी एक कोशिका जिसमें अवयव कण एक कोशिका के कोनों के साथ साथ फलक के केंद्र में भी उपस्थित हो। यानी ऐसी एक कोशिका जिसमें अवयव कण एक कोशिका के कोनों के साथ साथ फलक के केंद्र में भी उपस्थित हो। तो हम इसका डायग्राम बनाते हैं। यह एक कोशिका है। कोनों पर तो उपस्थित रहेंगे ही रहेंगे। कोनों पर तो उपस्थित रहेंगे और अतिरिक्त कण क्या है? फलक। एक फलक ये रहा, एक फलक ये रहा, एक फलक ये और पीछे वाले फलक के लिए ये और आगे फलक के लिए ये। तो इस प्रकार 6 फलक होते हैं और 6 फलकों के केंद्र में क्या रहता है? अवयव कण रहता है। 1 2 3 4 5 6। ये संरचना किसकी है? फलक केंद्रीय एक कोशिका की है। अब अगला है अंत है केंद्रित, या फिर इसको क्या बोलते हैं? काय केंद्रित एक कोशिका। तो इसकी परिभाषा क्या है? ऐसी एक कोशिका जिसमें अवयव कण कोनों के साथ साथ एक कोशिका के केंद्र में भी उपस्थित हो। तो ऐसी एक कोशिका को हम क्या कहेंगे? अंत या काय केंद्रित एक कोशिका कहेंगे। तो परिभाषा, ऐसी एक कोशिका जिसमें अवयव कण कोनों के साथ साथ एक कोशिका के केंद्र में भी उपस्थित हो।
ऐसी एक कोशिका जिसमें अवयव कण कोनों के साथ साथ एक कोशिका के केंद्र में भी उपस्थित हो, तो ऐसी एक कोशिका क्या कहलाती है? अंत्य केंद्रित एक कोशिका कहलाती है। हम इसका डायग्राम देखते हैं। कोनों पर तो कण रहेंगे। ये अब एक कोशिका केंद्र क्या यहाँ पर है, तो इस केंद्र में एक कण उपस्थित रहेगा, केवल एक कण। तो ये संरचना किसकी है? अंत्य केंद्रित एक कोशिका, यानी ऐसी एक कोशिका जिसमें अवयव कण कोनों पर, ये कोनों पर के साथ साथ एक कोशिका के केंद्र में, तो ये केंद्र में उपस्थित है। तो ये परिभाषा के अनुसार ये डायग्राम है। ऐसी एक कोशिका जिसमें अवयव कण कोनों के साथ साथ एक कोशिका के केंद्र में भी उपस्थित हो, अंत्य केंद्रित या काई केंद्रित एक कोशिका कहलाती है। अब तीसरे नंबर की अंत्य केंद्रित एक कोशिका, यानी ऐसी एक कोशिका जिनमें अवयव कण एक कोशिका के कोनों के साथ साथ दो विपरीत फलकों पर भी उपस्थित हो, तो ऐसी एक कोशिका को हम अंत्य केंद्रित एक कोशिका कहते हैं। ऐसी एक कोशिका जिसमें अवयव कण कोनों के अतिरिक्त दो विपरीत फलकों के केंद्र में भी उपस्थित हो। ऐसी एक कोशिका जिसमें अवयव कण कोनों के अतिरिक्त दो विपरीत फलकों के केंद्र में भी उपस्थित हो, तो क्या वो एक कोशिका कौन सी कहलाएगी? अंत्य है केंद्रित एक कोशिका। तो हम डायग्राम देखते हैं। ये कोने पर है, दो विपरीत फलक, विपरीत आमने सामने के जो फलक होते हैं वो क्या कहलाते हैं? विपरीत। इसके सामने वाला फलक एक दूसरे के विपरीत रहेगा, इसके सामने वाला फलक एक दूसरे के विपरीत, और इसका उसके पीछे वाला फलक एक दूसरे के विपरीत कहलाता है। तो केवल आपको एक विपरीत फलक लेना है और उनके मध्य आपको क्या है? अवयव कण रखना है। तो इस प्रकार की संरचना किसकी होती है? अंत्य केंद्रित एक कोशिका। एक बार दोबारा देखिए आप कि आपको
आद्य एकक कोष्ठक की तरह संरचना बनानी है और उसके अंदर में 3 विपरीत फलक होते हैं, उनमें से एक लेना है। कौन सा भी ले सकते हो, ये वाला भी ले सकते हो, आमने सामने वाला भी ले सकते हो, इधर और इधर वाला भी ले सकते हो। इसमें कोई अनिवार्य नहीं है कि जो मैंने बनाया वही आप इधर भी बना सकते हो, इसका विपरीत ये है और सामने वाला का विपरीत पीछे वाला है। तो अंत्य केंद्रीय एकक कोष्ठका ऐसी एकक कोष्ठका जिसमें अवयव कोणों के अतिरिक्त 2 विपरीत फलकों के केंद्र में भी उपस्थित है। ये आप इन एकक कोष्ठकाओं के बारे में अच्छी तरह से जानकारी आप प्राप्त करनी होगी, क्योंकि इसी के आधार पर हम आगे और पढ़ेंगे। अब अगला बिंदु अपने पास है एकक कोष्ठकाओं में अवयव कोणों की गणना। एकक कोष्ठका में अवयव कोणों गणना क्या है? एकक कोष्ठका में अवयव कोणों की गणना की एकक कोष्ठकों में अवयव कोणों की कैलकुलेशन कैसे की जाती है, तो उसके कुछ नियम हैं, वो नियम देखेंगे। उसके बाद हम किसी भी एकक कोष्ठका में अवयव कोणों की गणना कर सकते हैं या कैलकुलेशन कर सकते हैं कि इसमें अवयव कोण कितना है, 1 है, 2 है, 3 या 4, इसमें भी क्वेश्चन आते हैं। तो प्रथम नियम देखते हैं हम। नियम फर्स्ट, एकक कोष्ठका के कोने पर उपस्थित एकक कोष्ठका के कोने पर उपस्थित अवयव कण का केवल 1/8 भाग ही एकक कोष्ठका के कोने पर उपस्थित अवयव कण का केवल 1/8 भाग ही उस एकक कोष्ठका में योगदान देता है। एकक कोष्ठका के कोने पर उपस्थित अवयव कण का केवल 1/8 भाग ही उस एकक कोष्ठका में योगदान देता है। तो हम देखते हैं चित्र बना के। ये एकक कोष्ठका जिसके कोनों पर 8 कण उपस्थित रहते हैं। ये 8 कण। अब जैसे हम इस कोने को लेते हैं, इस कोने पर कितना कण है? केवल 1 कण है। केवल कितना? 1 कण है। तो ये 1 कण इस एकक कोष्ठका के समेत क्या है? इस कोने का जो 1 कण है वो इस एकक कोष्ठका के समेत 7 और एकक कोष्ठका से जुड़ा रहता है। यानी एक तो ये हो गई और अन्य कितने? 7। कुल मिला के कितने से जुड़ा हुआ है? 8 एकक कोष्ठका से जुड़ा हुआ है। दोबारा देखिए कि ये कोने का जो कण है इस समेत अन्य 7 एकक कोष्ठका से जुड़ा हुआ, तो 1 और 7 कितने हो गए? 8। यानी ये कण कुल कितनी एकक कोष्ठका से जुड़ा हुआ? 8 से। तो इस कण के कितने भाग होंगे? 8 भाग होंगे। जब 8 भाग करेंगे तो उस एक भाग को कैसे लिखेंगे? 1/8। जैसे कि हम एक गोला बनाते हैं, ये आधा, ये 1/4। अगर हम इसके और भाग करें इस प्रकार तो 8 भाग हो गए। तो ये इतना सा जो भाग होगा इस भाग को हम क्या कहेंगे? 1/8 भाग। तो केवल
पूरे कण का ये इतना सा भाग इस एक कोशिका के हिस्से में आ रहा है। तो ये प्रक्रिया प्रत्येक कण के साथ होती है, यानी 8 कोणों के साथ ये प्रक्रिया होती है। इसका भी 1/8, इसका भी 1/8, इसका भी 1/8, इसका भी 1/8। 8 कण है, उनके 1/8 भाग इसमें योगदान देंगे, बाकी बचे हुए भाग इनके साथ जो चारों तरफ जो एक कोशिका जुड़ी रहती है उनमें योगदान देते हैं। तो पहला क्या है, एक कोशिका के कोनों पर उपस्थित अवयव कण का केवल 1/8 भाग ही उस एक कोशिका में योगदान देता है। समझ में आ गया होगा आपको। अब अगला नियम, यह नियम आपको अच्छी तरह से समझना होगा। नियम 2, एक कोशिका के फलक पर उपस्थित अवयव कण, एक कोशिका के फलक पर उपस्थित अवयव कण उस एक कोशिका में केवल 1/2 भाग का योगदान देता है। फलक, आपको पता होगा कि एक कोशिका में फलक कितने होते हैं, 6 फलक होते हैं। तो फलक के केंद्र में, जैसे कि ये एक फलक बनाया अपन ने, इस प्रकार के 6 फलक होते हैं। अब यहाँ पर मध्य में एक कण है, तो ये कण उस एक कोशिका में कितना भाग देगा, केवल आधा भाग देगा और आधा भाग उसमें रहेगा। जिस प्रकार ये आपका व्हाइट बोर्ड है, इसमें अगर हम गोल छिद्र कर दूं और एक गेंद लगा दूं तो आपको इधर से कितना भाग दिखाई देगा, केवल आधा भाग दिखाई देगा और आधा भाग इस बोर्ड के उस तरफ यानी उस कमरे में शिफ्ट रहेगा। तो इस प्रकार प्रत्येक फलक में कितना, 1/8 भाग ही एक कोशिका में योगदान देता है और बचा हुआ शेष आधा भाग दूसरी एक कोशिका में योगदान देता है। तो आपको याद रखना है कि एक फलक से हमें कितना कण प्राप्त होता है, 1/2। नियम 3, एक कोशिका के केंद्र में उपस्थित, एक कोशिका के केंद्र में उपस्थित अवयव कण केवल उसी एक कोशिका से संबंधित रहता है। जैसे कि ये एक कोशिका है, अब इसका केंद्र ये होता है, यहाँ पर ये कण है। तो जब किसी भी वस्तु के केंद्र में जो वस्तु या कण होगा वो आसपास के वस्तुओं या एक कोशिका से जुड़ा नहीं रहता है। तो इस एक कोशिका के जो केंद्र में कण है केवल इसी से संबंधित रहेगा। आसपास जो जितनी भी एक कोशिका इससे जुड़ी रहेगी उससे इस कण का कोई भी संबंध नहीं रहेगा। तो परिभाषा, एक कोशिका के केंद्र में उपस्थित अवयव कण केवल उसी एक कोशिका से संबंधित रहता है, केवल इसी के लिए कार्य करेगा। नियम 4, एक कोशिका के
किनारों पर उपस्थित कण उस एक एक कोशिका में A/4 भाग का योगदान देते हैं। नियम 4, एक एक कोशिका के किनारों पर उपस्थित कण उस एक एक कोशिका में A/4 भाग का योगदान देते हैं। जैसे कि यह एक एक कोशिका है, ये किनार कहलाती है। यहाँ पर जो कण रहेगा इस किनार के ऊपर, वो कण 4 एक एक कोशिका से जुड़ा रहता है। इस किनार पर जो कण है वो कितनी एक एक कोशिका से जुड़ा रहता है? 4 एक एक कोशिका से जुड़ा रहेगा। तो चारों एक एक कोशिका में इस कण का भाग जाएगा, तो 4 में डिवाइड करेंगे तो प्रत्येक के हिस्से में कितना आएगा? 1/4। तो एक एक कोशिका में कुल कितनी किनारे होती है? 12 किनारे होती हैं। और 12 किनारों पर इस प्रकार के जब कण उपस्थित रहेंगे तो प्रत्येक कण का 1/4 भाग इसके संपर्क में रहेगा और 3 भाग इसके साथ जुड़ी हुई अन्य एक एक कोशिका के संपर्क में रहेंगी। तो इस प्रकार आपको याद रखना है कि कुल मिला के जो एक एक कोशिका में जो अवयव कण की गणना की जाती है उसके 4 नियम होते हैं। इन नियमों को आपको याद रखना है, तो आप किसी भी एक एक कोशिका के कोणों की गणना या कैलकुलेशन कर सकते हैं। पहला, एक एक कोशिका के कोणों पर उपस्थित अवयव कण का केवल 1/1 भाग, यानी कोने पर है तो केवल कितना भाग हमारे हिस्से में आएगा? 1/8। एक एक कोशिका का फलक पर है तो फलक से हमें केवल कितना प्राप्त होगा? 1/2 भाग। एक एक कोशिका के केंद्र में एक कण रहता है, यानी पूरा कण उसी एक एक कोशिका में से संबंधित रहेगा, और एक एक कोशिका के किनारों पर उपस्थित कण उस एक एक कोशिका में 1/4 भाग का योगदान देगा। तो ये थे 4 नियम। अब देखते हैं हम जितनी भी हमने 4 प्रकार के एक एक कोशिका पढ़ी, 2 और 3, आद्य एक एक कोशिका और केंद्रित में 3 एक एक कोशिका सम्मिलित थी। चारों के अंदर में हम अवयव कोणों की गणना करते हैं। फर्स्ट, आद्य एक एक कोशिका, आद्य एक एक कोशिका, ठीक है। इसका पहले हम चित्र बना लेते हैं। ये चित्र है, और आद्य के अंदर में आपको पता होता है कि केवल अवयव कण कहाँ रहते हैं? कोनों पर उपस्थित रहेंगे। केवल कहाँ उपस्थित रहेंगे? कोनों पर उपस्थित रहते हैं, ठीक है। हमें पता है कि कोनों से केवल हमें 1/8 भाग प्राप्त होगा, और कुल कोनों पर कण कितने हैं? 8। तो क्या सूत्र बनेगा? अवयव कोनों की संख्या बराबर कोने से प्राप्त कण का भाग गुणा इंटू कुल कोनों की संख्या।
यह सूत्र बनता है। यानी अवयव कोनों की संख्या इसमें कैलकुलेट करनी है तो कोने से प्राप्त भाग कितना, एक कोने से कितना प्राप्त होता है 1/8, और कोने कुल कितने 1 2 3 4 5 6 7 8 है, तो कोनों की संख्या कितनी हो जाएगी 1। यानी इन सारे कोनों को हम अगर जोड़ेंगे तो हमें कितना कण प्राप्त होगा 1 कण, क्योंकि हमें पता है कि एक कोने से केवल इसमें कितना भाग योगदान दे रहा है 1/8 भाग, और 7/8 भाग दूसरे एक कोष्ठकों में जाते हैं जो भी इसके साथ जुड़े हुए हैं। तो यहाँ से 1/8, यहाँ से 1/8, यहाँ से 1/8, इस प्रकार 1/8 को कितनी बार जोड़ना अपन को 4 बार जोड़ना। तो या 4 बार जोड़ो या फिर उससे 8 से गुना कर लो, तो कुल मिलाकर कितना आएगा 1 आएगा। तो ये किसका आधे एक कोष्ठक में अवयव कोनों की संख्या कितनी होती है, कुल 1 होती है। अगला फलक केंद्रित फलक केंद्रीय एक एक कोष्ठिका। फलक केंद्रीय एक कोष्ठिका का डायग्राम अपन बनाते हैं। ये कोनों को तो रहेंगे कण, और साथ में और कहाँ रहेंगे प्रत्येक फलक के ये। तो इसका सूत्र क्या होगा, अवयव कोनों की संख्या या कुल संख्या बोल सकते हो। पहला फॉर्मूला ये लगेगा कि यहाँ पर कण दो जगह, एक तो कोनों से और फलक से दो जगह से प्राप्त होंगे, तो हम 2 बार कैलकुलेट करेंगे। पहले तो इससे कोने से प्राप्त कण का भाग इंटू कुल कोनों की संख्या। कोनों से प्राप्त कण का भाग कितना है 1/8, और कोनों से कुल कण कितने प्राप्त होते हैं 8, तो यहां से कितना कण प्राप्त होगा 1। अब वो बात आ रही है अपने पास फलकों से प्राप्त कण, तो उसके लिए क्या है, फलक से प्राप्त कण का भाग इंटू क्यू कुल फलकों के कोनों की संख्या। तो फलक से प्राप्त कण कितना है 1/2, कि आपको पता है कि फलक से जो कण प्राप्त होता है उसका 1/2 भाग होता है, और आधा भाग दूसरे एक कोष्ठका में। और फलक कुल कितने होते हैं 6, देखते हैं 6 फलक होते हैं तो कुल कितना होगा 3। तो कुल अवयव कोनों की संख्या बराबर 1 + 3 = 4। तो आप देखिए फलक केंद्रीय एक कोष्ठका में 2 जगह अवयव कण उपस्थित है, एक कोनों पर है और दूसरा फलक पर। तो हम 2 बार कैलकुलेशन करेंगे, एक बार तो कोनों से करेंगे तो 1 कण प्राप्त आएगा, और दूसरी बार करेंगे हम फलक से तो फलक 6 होते हैं और एक फलक से 1/2 भाग प्राप्त होता है। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 होगा, तो 1 और 3 कुल 4। तो आपको याद रखना है कि फलक केंद्रीय एक कोष्ठकाओं में अवयव कोनों की संख्या 4 होती है। अंते
केंद्रित, जिसको अपन क्या बोलते हैं, काय केंद्रित भी बोलते हैं। एक एक कोष्टिका। तो इसका अपन डायग्राम बनाते हैं। सभी का डायग्राम आपको याद होना चाहिए। और एक कण कहाँ रहेगा, ये बीच में। तो ये काय केंद्रित है, तो इसमें क्या होगा, कोनों से प्राप्त कण, दो जगह अपन फॉर्मूला लगाया, वही फॉर्मूला लगाना है, a/8 × 8 = 1। और केंद्र में जो कण होता है वो आपको पता है केवल इसी से संबंधित है, तो केंद्र से प्राप्त कण बराबर 1। कुल कणों की संख्या बराबर कितनी हो गई, 2। तो आपको याद रखना है कि कोनों से प्राप्त कण कितना, a/8 × 8 1, और केंद्र से प्राप्त कण 1, तो 1 1 कितना हो गया, 2। तो आपको याद रखना है कि अंत्य केंद्रित, काय केंद्रित एक एक कोष्टिका में अवयव कोणों की संख्या कितनी होती है, 2 होती है। अब अगला है अंत्य केंद्रित कोष्टिका। अंत्य केंद्रित एक एक कोष्टिका, इसमें क्या होता है वो अपन डायग्राम देखते हैं इसका। कोनों को तो अवयव कण रहेंगे ही, साथ में अवयव कण विपरीत फलकों पर भी यह विपरीत फलक, आप कौन सा भी ले सकते हो, परंतु विपरीत होना चाहिए। इसका विपरीत ये, सामने वाले का पिछले वाला विपरीत इसका ये, तो वही है। कोनों से प्राप्त कण, मैं दोबारा फॉर्मूला नहीं लगा रहा हूँ, दो पिछली बार अपन ने आद्य और फलक केंद्रीय में जो फॉर्मूला लगाया वही फॉर्मूला लगाना है, a/8 × 8 = 1। विपरीत फलकों से प्राप्त कण, तो आपको पता है एक फलक से कितना प्राप्त होता है, 2, इसलिए फिर फॉर्मूला लगाया अपन ने a/2, और फलक कुल कितने हैं, यहाँ पर विपरीत फलक 2 ही है, तो 2, तो कितना आ गया, 1। तो कुल अवयव कोनों की संख्या 2 है। तो इस प्रकार हम क्या है, एक एक कोष्ठकों में अवयव कोनों की संख्या की कैलकुलेशन कर सकते हैं। और आपको ओरल भी याद रखना है कि आधे एक कोष्ठका में अवयव कोनों की संख्या कितनी होती है, 1। फलक केंद्रीय एक कोष्ठका में अवयव कोनों की संख्या कितनी होती है, 4। अंत्य केंद्रित या काय केंद्रीय एक कोष्ठका में अवयव कोनों की संख्या कितनी होती है, 2। और अंत्य केंद्रीय एक कोष्ठका में भी अवयव कोनों की संख्या कितनी होती है, 2। और इस प्रकार आप कैलकुलेशन कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं, यह भी आपको आना चाहिए। आज के लिए टॉपिक यहाँ तक ही कंप्लीट है। अगला टॉपिक हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। इस वीडियो को अच्छी तरह से देखिए, सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों या फ्रेंड में इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। धन्यवाद।